देखो, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग पढ़ रहे थे अपन, और इसमें विंध्यन कगार भूमि के बारे में पढ़ा था। अब इसके बाद दूसरा जो भाग आता है वो कौन सा हो गया? हाड़ौती का पठार। और हाड़ौती जो प्लेट्यू आता है ये मालवा के पठार का ही उत्तरी भाग है। यहां जैसे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में कौन सा हो गया? मालवा। इसी मालवा के पठार का ही उत्तरी भाग आता है, यही उसी उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं? हाड़ौती का, जिसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारा और कहां पर है? झालावाड़। कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यहां पर कौन से प्लेट्यू का विस्तार आता है? हाड़ौती प्लेट्यू आता है, यानी इसका विस्तार कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसका जो निर्माण है यानी लावा मिश्रित और विंध्यन चट्टानों के अपर्दन से हुआ है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई, इस भाग की समुद्र तल से ऊंचाई कितने मीटर हो गई? 500। दूसरा, इसको हम कितने उपप्रदेशों में विभाजित करेंगे? इसके 5 उपविभाग आते, एक नहीं है, यानी कितने उपविभाग हैं? 5 के 5 उपविभाग आते हैं, यानी उसमें इसको विभाजित किया गया है। अब वो 5 में पहला हमने लिखा था वो कौन से थे? अर्धचंद्राकार पार्ट। दूसरा नदी निर्मित मैदान। और तीसरा जो भाग आता है शाहबाद के उच्च, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौथा और पांचवा एक ही मान के चलिएगा। वैसे 2 भागों में इसको डिवाइड अपन करेंगे। एक कौन सा आएगा? झालावाड़ प्लेट्यू, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? गंगाधार की उच्च भूमि। तो पहले आप लिखिए हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार है, इसमें लिखो यह मालवा के पठार मालवा के पठार के उत्तर में स्थित है। मालवा के पठार के उत्तर में स्थित है। इसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में है। इस प्रदेश का निर्माण लावा मिश्रित और विंध्यन चट्टानों से हुआ है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 500 मीटर है।
समुद्र तल से ऊंचाई 500 मीटर है। इसे 5 उपप्रदेशों में या 5 उपविभाग लिख लो चाहिए, इसे 5 उपविभागों में विभाजित किया गया। पांच उपविभागों में विभाजित किया गया। एक ही फोटो लगाई, खत्म है तेरा मार्केट। अब जैसे 5 में सबसे पहला भाग बताओ कौन सा होगा? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां है। अब अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, इसमें बूंदी और मुकुंदरा की पहाड़ियों को शामिल किया गया। कि बूंदी की पहाड़ियां भी आती है और कौन सी पहाड़ियां आती है? मुकुंदरा। बूंदी वाली का तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कहां पर है? बूंदी। और दूसरी कौन सी पहाड़ियां होगी? मुकुंद। बूंदी की जो पहाड़ियां देखो, इससे पहले गोलाकार, गुबंदाकार, सर्पिलाकार सब तरह की आ गई है। अब अपन यहां पर लिख रहे हैं, यानी वो कौन सी आ रही है? अर्धचंद्र। तो इसमें बूंदी की जो पहाड़ियां, इनकी लंबाई 96 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर आती है? 96 किलो। 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कौन सी पहाड़ियों की? बूंदी की। और ये दोहरी है, डबल लाइन वाली। दोहरी का मतलब भी अर्धचंद्राकार, मतलब इस तरीके से ये है और दूसरी इसी तरीके से है। इन्हीं के बीच में बूंदी शहर है। कौन सा शहर आ गया? बूंदी। कल आपको हमने फोटो दिखाई भी थी, लेकिन आज क्या कर सके, फोटो ही इसके पास नहीं गई। तेरा मार्केट खत्म है। कितनी बार फेंचू, हमारे मोबाइल इतना ही चलता है। ये क्या है? प्रज्ञा शर्मा, ये क्या भेजा है तूने? यार यहां से मेरे सब गए हुए हैं, तेरा मार्केट नहीं है, खत्म है, सब गई हुई। ये तूने क्या, ये यहीं दिखा देता, क्या भेजा? तो अगला जो अपन लिख रहे हैं, अर्धचंद्र। बूंदी और कौन सी पहाड़ियां आती है? मुकुंदरा। कौन सी पहाड़ियां हैं? दोनों ही किस प्रकार की पहाड़ियां हैं? अर्धचंद्रा। इसमें बूंदी की पहाड़ियों की लंबाई कितने किलोमीटर आती है? 96। और ये 96 किलोमीटर है, यानी वो किस प्रकार की है? दोहरी, डबल लाइन वाली है। इनके बीच में कौन सा शहर बसा हुआ है? बूंदी शहर। बूंदी शहर बसा है। और इनकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी आती है, शिखर तो चोटी को बोल देते हैं, शिखर सतूर, सतूर भी अपन लिख सकते हैं। 353 मीटर ऊंची, 52 मीटर ऊंची जो पर्वत चोटी आती है, यानी वो कौन सी है? सतूर माता भी है। बूंदी का आदमी है कोई?
अब माता का नाम पूछ लिया तो बिल्कुल, क्योंकि उसको पता नहीं है कि माता है कहां पर। सतूर माता, इस शिखर सतूर को जियो हेरिटेज में बूंदी से ये 13 किलोमीटर कौन सी दिशा में है? बताओ कौन सी दिशा में, कौन से में है? पश्चिम। पश्चिम 13 किलोमीटर पश्चिम में आती है शिखर। इस बूंदी की पहाड़ियों में कई सारे दर्रे भी हैं, एक दर्रा नहीं है, कई सारे क्या आते हैं? दर्रे। दर्रे कौन कौन से दर्रे आते हैं? तो नंबर 1 तो खुद बूंदी दर्रा ही हम लिख सकते हैं। दूसरा आता है लाखेरी दर्रा, तीसरा रामगढ़ खटगढ़ दर्रा, और अगला चौथा जो दर्रा आता है वो है जेतावास दर्रा। ये सभी दर्रे कौन सी पहाड़ियों में हैं? बूंदी की पहाड़ियां आती है, इन बूंदी की पहाड़ियों में हैं। तो बूंदी, पहले तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां बताइए कौन कौन सी आती है? बूंदी और मुकुंद। इसमें बूंदी की पहाड़ियां बूंदी जिले में है, कितनी लंबाई है इनकी और किस प्रकार की है? इन्हीं के बीच में कौन सा शहर बसा हुआ है? बूंदी। बूंदी शहर। बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जो बूंदी के कौन सी दिशा, कितनी पश्चिम में है? 13 किलोमीटर पश्चिम में है। और इसको भू विरासत स्थल है, यानी इसमें जियो हेरिटेज, क्यों ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का ही भाग है, इसलिए इसे भी भू विरासत स्थल है, यही इसमें शामिल किया गया है। बूंदी की पहाड़ियों में 4 प्रमुख दर्रे आते हैं। पहला कौन सा होगा? दूसरा, तीसरा और चौथा। क्या ये दर्रे अरावली से संबंधित हैं? अरावली से संबंधित नहीं। वो प्रज्ञा ने कमेंट किया था कि सर ये अरावली के आपने 3 भाग बताए, तो 3 तो पूरे हो गए, फिर ये तीसरा आपने पूर्वी मैदान क्यों लिखाया? तो पूर्वी मैदान वो अलग है, अरावली नहीं है, वो तीसरा भौतिकी प्रदेश। फिर ये चौथा अपन ने लिखा, ये कौन सा है? हाड़ौती, दक्षिणी पूरी, ये अलग 4 भौतिक प्रदेश। अरावली 2 ही थे, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा कौन सा हो गया? हाड़ौती। तो अभी अपन इसका उपविभाग पढ़ रहे, मतलब दक्षिणी पूर्वी प्लेट। तो यहां यही पूछ लिया आता है कई बार क्वेश्चन के, निम्न में से कौन सा दर्रा अरावली से संबंधित नहीं? तो ये जो दर्रे क्या अरावली से संबंधित है? ये अरावली से संबंधित नहीं है। तो आप पहले के लाइन लिखिएगा, अर्धचंद्राकार पहला भाग लिखकर लगा दी है। अभी क्या हो रहा है? अरे तो कल दिनेश की की हुई है ना, दिनेश का किया हुआ है ना कल। तो लिखिए आप अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में लिखो, इसमें बूंदी और मुकुंदरा की पहाड़ियों को, इसमें बूंदी और मुकुंदरा की पहाड़ियों को शामिल किया गया है। बूंदी और मुकुंदरा की पहाड़ियों को शामिल किया गया। बूंदी की पहाड़ियों की बूंदी की पहाड़ियों की लंबाई 96 किलोमीटर, 96। बूंदी की पहाड़ियों की लंबाई 96 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 96। यह पर्वत श्रेणी दोहरी पर्वतमाला है।
दोहरी पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी सतूर है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी सतूरी है। 353 मीटर लिख लेना। यह बूंदी के पश्चिम में, यह बूंदी के पश्चिम में 13 किलोमीटर दूर स्थित है। तेरह किलोमीटर दूर स्थित है। तो बताओ सतूर माता कौन से जिले में, कौन से में? बूंदी आता है। यही इसमें कौन सी माता हो गई? सतूर माता है। ये भी अपन कह सकते हैं कि सतूर माता का जो अब बूंदी की पहाड़ियों में कितने दर्रे आते हैं? पहला कौन सा दर्रा है? फिर अगला? अब बूंदी का कोई है ही नहीं, उसका तो हम क्या कर सकते हैं। पिछली बार पीछे वाले जो बेच है यानी उसमें एक बूंदी का लड़की थी। मैंने कहा ये दरिया के गुरुजी की और रामगढ़ खटगढ़ के अंदर हमारी बहस रहेगी। किस रहे मुझ सच्ची क्यों? हाँ मुझ शेर रहते हैं, खा जाएंगे वहां पर। रामगढ़ विषधारी, उसके लिए एक वन्य जीव अभियान जिसको बाघ संरक्षण है यानी उसमें क्या कर दिया गया सर, कह नहीं पहले चरती थी अब नहीं चरती। हाँ बाघ का नाम शेर का नाम लेते कि पहले चरती थी अब नहीं। तो वही रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य उसको मार्ग प्रदान करने का काम यही कर रही। तो लिखो इन पहाड़ियों में 4 प्रमुख दर्रे, बूंदी की पहाड़ियों में 4 प्रमुख दर्रे हैं। 4 प्रमुख दर्रे। चारों लिख लो। एक तो बूंदी दर्रा, लाखेरी दर्रा, बूंदी दर्रा, लाखेरी दर्रा। एक लिखो रामगढ़ खटगढ़ दर्रा, और जेतावास दर्रा। तो ये तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कौन सी हो गई? बूंदी, जिसमें बूंदी शहर है यानी ये भी बसा हुआ है। बूंदी का आपने अगर नाम सुना है, कभी गए तो ये बूंदी इसी में, ये तारागढ़ है, अजमेर वाला तारागढ़ नहीं, बूंदी वाला तारागढ़। ये तारागढ़ का जो क्षेत्र है और पूरा जो पहाड़ी क्षेत्र आता है ये आप ऐसे देख सकते हैं। ये बूंदी की पहाड़ियां है, अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियां अपन इधर भी है, इनके अंदर कई सारे गैप, 4 प्रमुख दर्रे आते हैं। ये इसका ऊंचा भाग जिसको हम क्या बोल देते हैं? सतूर के नाम से। ये तो रोपा गया टायर यानी जो टावर है यानी वो लगाया गया ये नहीं। तो ये बूंदी की जो पहाड़ियां आती है इसमें। अब बूंदी की पहाड़ियों के बाद अगला अपन ये लिखेंगे इसमें मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर है? कोटा। कुछ भाग इनका झालावाड़ में, लेकिन मुख्य रूप से ये कहां पर आती है? कोटा।
और इन पहाड़ियों की जो लंबाई है 120 किलोमीटर है। कि मुकुंदरा की जो पहाड़ियां आती है इनकी लंबाई कितने किलोमीटर आती है? 120 किलो 120 किलोमीटर लंबी पहाड़ियां आती है। वो कौन सी है? मुकुंदरा। और मुकुंदरा की पहाड़ियां, इनके अंदर एक दर्रा है गाठोली गेप। कौन सा गेप हो गया? घाट। हाँ, जो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है इससे गुजरता है, जिससे रेल मार्ग और सड़क मार्ग भी गुजरता है, उस गेप का नाम क्या हो गया? गाठो। तो बताइए गाठोली गेप कौन सी पहाड़ियों में आता है? हाँ, गाठोली गेप भी लिख सकते हो, दर्रा भी लिख सकते हो, पास भी आप लिख सकते हो, वो मुकुंदरा की पहाड़ियों में। मुकुंदरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उस पर्वत चोटी का नाम आता है चंदवाड़ी। कौन सी आती है? ये चंदवाड़ी किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? मुकुंदरा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है चंदवाड़ी, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितने मीटर आती है? 517 कि 517 मीटर ऊंची है मुकुंदरा। ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियां इसी प्रकार से ये फैली हुई है, अर्धचंद्राकार, जिसमें मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है वो भी इन्हीं पहाड़ियों के अंदर आता है। ये मुकुंदरा सुंदर पहाड़ियां है। वो कौन सी पहाड़ियां हो गई? मुकुंद चंबल रिवर है ना, ये इसी से प्रवाहित हो रही है। ये मुकुंदरा की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां आप कह सकते हैं, मुकुंदरा है ये क्षेत्र। और यहां पर वेलकम टू मुकुंदरा लिखा हुआ है, लेकिन आजकल आई लव यू मुकुंदरा लिख दिया। तुम में कोई कोटा का आदमी है? वेरी गुड, 2 आदमी कोटा के हैं, 1 2, हाँ 2 और 2 4 आदमी कोटा। तुमने देखा कभी है या ऐसे ही फाप दे रहे हो? बहुत अच्छी सुंदर जगह, अब देख लीजिए, नहीं देखा तो कोई बात नहीं है। हाँ, ये मुकुंदरा की जो पहाड़ियां आती है ये, हाँ कभी भी उधर उससे हाड़ौती प्रदेश में घूमने के लिए जाएं तो आप मुकुंदरा जरूर देखें। हाँ, लेकिन थोड़ा आप आगे जाएं, अभी और कई जगह बताऊंगा तो उनमें थोड़ा सा सजग भी रहना पड़ेगा। क्या क्या है वो तरीके भी बताऊंगा। हाँ, पिछली बार मेरे 2 चेले क्या है कि बिना सजग हुए चले गए तो 10-20 हजार रुपए का पटीड़ लग गया उनके, हुए थे ना, लूट लिया उनको अलग तरीके से, ऐसे नहीं। हाँ, तो अगला आप लिखिएगा मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियां लिखो, ये भी अर्धचंद्राकार भी है। लिखो, इन अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का विस्तार है, इन अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का विस्तार है कोटा में है, कोटा में है। इनकी लंबाई इनकी लंबाई 120 किलोमीटर है। एक 120 किलोमीटर है। मुकुंदरा की पहाड़ियों में, मुकुंदरा की पहाड़ियों में गाठोली गेप है। गाठोली गेप दर्रा, ये गाठोली गेप है, गठोली भी लिख देते हैं इसको। तुम 4-5 में से किसी ने गाठोली गेप से यात्रा की? यस सर, कौन से ने? तूने की है, वेरी गुड। क्या इससे सड़क गुजरता है? रेल दोनों गुजरती है। झालावाड़ जाते हैं ना तब, तो लिखो इससे रेल मार्ग और सड़क मार्ग ही गुजरता है। रेल मार्ग और सड़क मार्ग ही गुजरता है। मुकुंदरा की पहाड़ियों की
मुकुंदरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी चंदवाड़ी, 517 मीटर लिख लेना। मुकुंदरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी चंदवाड़ी। तो ये तो एक भाग जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, इन्हीं में जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट आता है, जो आगे अपन वन्य जीव है उनमें भी लिखेंगे। फिर दूसरा भाग बताओ, हाड़ौती के पठार का दूसरा भाग कौन सा हो गया? नदी निर्मित मैदान। नाम ही ये आ रहा, नदी निर्मित मैदान। तो इस क्षेत्र में आप लिखेंगे कि हाड़ौती के पठार पर चंबल और इसकी सहायक की काली सिंध, पार्वती और कौन सी आती है? मेज, और इनकी उपसहायक नदियों के द्वारा, हाँ, कि पहले चंबल आई, चंबल की सहायक काली सिंध, पार्वती और कौन सी होगी? फिर इनकी भी उपसहायक नदियों के द्वारा यही एक उपजाऊ मैदान का निर्माण किया गया है। उसी को हम नदी निर्मित मैदान कहेंगे, जिसको आगे चल करके अपन यही जो पढ़ने वाले भी हैं। तो ये कौन सा जो क्षेत्र आता है? चंबल बेसिन न होकर के नदी निर्मित मैदान, जिसमें ये चंबल नदी और जिसमें किसको शामिल किया गया कि ये एक काली सिंध नदी आ गई। काली सिंध के साथ में ही दूसरी जो नदी है, यही उस नदी का नाम क्या हो गया? पार्वती। हाँ, इधर एक जो नदी आती है उस नदी का नाम है मेज। हाँ, मेज में जो आकर के मिल जाती है उस नदी का नाम हो गया कुराल। अब इससे इनकी उपसहायक नदियां, जैसे कुराल इसकी उपसहायक नदी होगी, इसमें जैसे ये परवन नदी आ गई, इधर जैसे ये आहू नदी है, हाउ नहीं, कौन सी होगी? आहू। आहू जो नदी आती है ये सब के द्वारा, अब इसमें कौन सा क्षेत्र आता है? तो इसमें जैसे कोटा आ गया, इधर दूसरा जो क्षेत्र है यानी वो कौन सा हो गया? बूंदी। ये हमने लिखा तो कौन सा आ गया? 12। और इधर कौन सा हो जाएगा? झाला। इसी को क्या बोल दिया आता है? नदी निर्मित मैदान। तो नदी निर्मित, बस इतना ही, नदी निर्मित जो मैदान जिसमें काली सिंध, पार्वती, मेज और इनकी उपसहायक नदियों के द्वारा नदी निर्मित मैदान का निर्माण किया गया है। और वो कौन से प्लेट्यू पे आता है? हाड़ौती का जो पठार आता है इसी पर। चंबल और चंबल की ही क्या आती है? जो सहायक की नदियां आती। तो अगला एक आप लिखो, नदी निर्मित मैदान। लिखो, हाड़ौती के पठार पर हाड़ौती के पठार पर चंबल की सहायक नदियों, हाड़ौती के पठार पर चंबल की सहायक नदियों काली सिंध, पार्वती, काली सिंध, पार्वती और मेज, मेज तथा इनकी उपसहायक नदियों तथा इनकी उपसहायक नदियों के द्वारा
के द्वारा नदी निर्मित मैदान का निर्माण किया गया है। नदी निर्मित मैदान का निर्माण किया। ये चित्र बना लिया तुमने? ये बना। क्या कहे हुए? भूख लग रही है? इसको क्या भूख के तू लग जा। दोनों आपस में बातेड़ा कर लो, है ना। भूख का तो क्या इलाज किया जाए बता। ये तो तू गांव से तो आती है, तेरे को कोई दही राब ऐसी लानी चाहिए। हाँ। और पीछे 2-3 लड़कियां आती थी, वो हमेशा राबड़ी दही लेके आया करती थी। एक तो मेरे से मत खुद ही भूखा आदमी हूं। हाँ। उम्मीद भी कहां की है तूने? ये तो दूसरों की रोटियां छीन के खाने वाला आदमी, तो यहां से कोई घर से अप डाउन करने वाला आदमी नहीं है। आदमी का मतलब महिला पुरुष दोनों ही आते हैं उसमें। तो तुम्हारे घर पे छाछ राबड़ी वगैरह होती नहीं है, ये तो खुद ही गए हैं। वो बाहर दिख गई मेरे को अब की बार, उसने एक ने हाथ ऊपर कर लिया। लिख लिया? वेरी गुड। अगला वाले का ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि। वैसे सारे ही हैं लेकिन इसका हटा दो ना। 1 मिनट और लेगा तो। शाहाबाद की उच्च भूमि, हाई अपलैंड अपन कह सकते हैं, यह है शाहाबाद की कौन सी भूमि होगी? उच्च। अब शाहाबाद की जो उच्च भूमि है, इसके बारे में अपन लिखे। इसकी ये 12 के शाहाबाद जगह है जिसमें सहरिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। कौन सी जनजाति के? सहरिया। 12 का जो क्षेत्र है और जिसमें कौन सी जनजाति के लोग हैं? सहरिया। ये जो 12 का अपन जैसे आरेख अपन देखेंगे तो उसका जो पश्चिमी भाग आता है, ये भाग है शाहाबाद की उच्च भूमि। और इस शाहाबाद की जो उच्च भूमि 12 के पूर्व में
कौन से जिले के पूर्व में है? बारां में मध्य प्रदेश तक विस्तृत है। कि बारां के पूर्व में कहां तक विस्तृत है? मध्य प्रदेश। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई, मैन सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर से अधिक है। और शाहबाद की जो उच्च भूमि कौन से जिले में आती है? बारां। महत्वपूर्ण जगह आती है, सुंदर जगह है शाहबाद, बारां, मध्य प्रदेश, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितने मीटर है? यानी 300। इसकी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी आती वो कौन सी है? कस्बा थाना। थाना कस्बा भी लिख सकते हैं, कस्बा थाना है, ये भी इसको लिखा आता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी हो गई? 456। कांबा नहीं है, कस्बा है। जैसे नीम का थाना है ना, वैसे ही जगह का नाम है ये कस्बा थाना। कई जगह तुम्हें कांबा लिखा हुआ मिल जाता है, वो कांबा दिक्कत हो गई, ये इधर वाली इस बिंदी को अगर अपन हटा दें तो ये कांबा बन जाता है ना। तो इस तरीके से इसको, ये कस्बा था। बारां के कितने लोग हैं तुम में? बस 2 3 4 ही। तेरे को पता है कस्बा थाना का? पता है ना? हाँ, तो ये कस्बा थाना है, कांबा नहीं है। पुराने कई भूतपूर्व गुरुजियों ने कांबा लिखवा रखा है, ध्यान रखना है ना। कस्बा है ये ना, कस्बा था। 456 मीटर ऊंची जो पर्वत चोटी आती है जिसका नाम क्या है? शाहबाद की उच्च। अब इस शाहबाद की जो उच्च भूमि है, यही इसमें हो, यही जो अपन लिखे हैं, घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां भी हैं। मतलब एक विशिष्ट भूआकृति वाला क्षेत्र आता है रामगढ़ कस्बा। कौन सा हो गया? हाँ, इस रामगढ़ में विशिष्ट भूआकार वाली पहाड़ियां हैं जिनका आकार आपको अब ध्यान रखना, अर्धचंद्राकार की जगह हम कौन सा शब्द लिख रहे हैं? घोड़े की नाल, हॉर्स शो टाइप, जिसको अपन क्या बोल दिया आता है? यही हॉर्स शो टाइप है, घोड़े के नाल के आकार। घोड़े की नाल जानते हो किस काम में आती? पैर में पहनाई जाती है। ऐसे ही आगे लोहे की बनी हुई होती है। हाँ, ये घोड़े के, इसमें जैसे यहां बोल्टू लगा दिए जाते हैं, इसीलिए जब भी घोड़ी या घोड़ा दौड़ता है तो आवाज आती है, टक टक टाप की आवाज आती है, तो उस लोहे की आवाज आती है। सेम ये पहाड़ियां भी इसी आकार की है, घोड़े के नाल के आकार की क्या आती है? पहाड़ियां। हाँ, तो अर्धचंद्राकार इन पहाड़ियों को अपन कह सकते हैं। ये होती है नाड़, ये पैर में पहनाई ठोकी जाती है, घोड़ा है ना। हाँ, तो ये घोड़े की ऐसे ही आकार वाली जो पहाड़ियां हैं यही यहां पर आपको मिलेगी। तो शाहबाद की जो उच्च भूमि आती है, उस शाहबाद की उच्च भूमि में अपने को देखने को मिलेगी अलग अलग प्रकार की जो ये पहाड़ियां। यहां पर घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां हैं? रामगढ़ कस्बे का नाम, इसलिए इसको रामगढ़ की हम क्या कह सकते हैं? पहाड़। अब इतनी पहाड़ियों में आज से 16 करोड़ वर्ष पहले उल्का पिंड गिर गया था। क्या गिर गया था? उल्का। और उल्का पिंड के गिरने से लगभग 3.5 किलोमीटर व्यास, 3.5 किलोमीटर लंबा इन पहाड़ियों के अंदर एक क्रेटर का निर्माण हो गया। और उसी क्रेटर में जल इकट्ठा होने से एक झील बन गई। उस झील का नाम क्या कर दिया गया? रामगढ़ क्रेटर अभी कहते हैं, पहले उसको पुष्कर सरोवर कहा जाता था। पहले क्या कहते थे? पुष्कर झील नहीं, क्या कहते थे? पुष्करी सरोवर। पुष्कर सरोवर के नाम से जिसको जाना आता था। यह शाहबाद की उच्च भूमि की कौन सी पहाड़ियों में है? रामगढ़ की पहाड़ियां। उन रामगढ़ की पहाड़ियों के अंदर, तो पहले आप 1-2 लाइन लिखिएगा, उसके बाद रामगढ़ चलते हैं।
शाहबाद की उच्च भूमि में लिखो, यह 12 के पूर्व में, 12 के पूर्व में मध्य प्रदेश की सीमा तक विस्तृत है। इस क्षेत्र की इस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है। तीन सौ मीटर ही है। इनकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कस्बा थाना 456 मीटर लिख लेना, कस्बा थाना है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी होगी? कस्बा थाना। रामगढ़ कस्बे में घोड़े के नाल के आकार की हॉर्स शो टाइप, घोड़े के नाल के आकार की विशिष्ट पहाड़ियां हैं। विशिष्ट पहाड़ियां हैं। कि घोड़े के नाल के आकार की क्या होगी? विशिष्ट पहाड़ियां, जिन्हें रामगढ़ की पहाड़ियां कहा जाता है। कौन सी पहाड़ियां कहा जाता है? रामगढ़ की पहाड़ियां है, इसके नाम से इसको जानना आता है। तो जुरासिक पीरियड है। अब क्या है कि यहां पर यह ध्यान रखना, उल्का पिंड के गिरने से क्रेटर झील का निर्माण हो गया। क्रेटर झीलें भी दो तरह की होती, एक होता है ज्वालामुखी क्रेटर, वल्केनिक है, यानी ये है ज्वालामुखी क्रेटर, और एक होता है उल्कापाती क्रेटर, मेट्रोइड, जो उल्कापाती क्रेटर। दोनों में अंतर, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ये ज्वालामुखी विस्फोट, और इसका जो ये ऊपर वाला मुंह फूट गया या नीचे धंस गया, और यहां पर इस प्रकार से कोई झील बन गई, इसको हम क्या कह देते हैं? ज्वालामुखी क्रेटर कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हो नक्की झील। कौन सी झील हो गई? नक्की। नक्की कह सकते हो, पुष्कर कह सकते हो, वो इसी प्रकार की होती है। ये कौन से क्रेटर हैं? जो उल्कापाती क्रेटर, इसमें जो अंतरिक्ष में उल्काएं हैं, यही जब उनमें ईंधन समय, कई बार तुमने देखा होगा रात के समय तारे टूटते हुए देख, वैसे रात को देखे हुए कई दिन, वो आसमान में देखा, थोड़ी टाइम ही नहीं मिलता। कितने बिजी हो, सुबह जल्दी उठते हो,
रात को लेट सोते हो, देखने के लिए टाइम ही नहीं है, अभी फिलहाल टेक्नोलॉजी में बिजी है सब। हाँ, रात के समय कई बार अपन देखते तारे टूटते और वो तारा कई दूर तक जाते हुए अपने को दिखाई देता है, तो कई तो बैठे बैठे मुंह से थूकते, हे राम, ये किसी ने तांत्रिक विद्या करवा दी, मूड छुड़वा दी, ऐसा बोलते हैं गांव में। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई तांत्रिक विद्या नहीं होती है। ये क्या होता है कि ये जो तारे होते हैं इन सब के अंदर ईंधन होता है। क्या होता है? ईंधन। जैसे पटाखा होता है ना, उसके अंदर बारूद होती है, और जैसे ही बारूद फूटती है तो धमाका होता है या नहीं होता है, और वहां गड्ढा भी बन जाता है, वो तो बारूद पे डिपेंड। सेम यही है कि जो उल्काएं और तारे होते हैं उनके अंदर ईंधन होता है, जब तक ईंधन है तब तक वो काम कर रहे, और जिस दिन ईंधन समाप्त होता है उस दिन भयंकर विस्फोट होता है। विस्फोट होते ही ये टूटते हैं तो अंतरिक्ष में यानी पार होते हैं, दूर जाते हुए दिखाई देते हैं, और फिर ये अंतरिक्ष में जाते हैं। यही उल्कापिंड जब ये नीचे गिरता है तो उसको उल्कापात कहते हैं। अंतरिक्ष से वायुमंडल में आता है तो उसका घर्षण होता है और वायुमंडल में नष्ट हो जाता है। कई बार बहुत बड़े आकार का उल्कापिंड होता है, वो धरती पर जहां गिरता है वहां पर गहरा गड्ढा बन जाता है। उल्कापिंड के गिरने से गहरा क्या बन जाएगा? गड्ढा। उसी को उल्कापाती क्रेटर कहते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण कौन सा हो गया? रामगढ़ क्रेटर 12 है, वो उल्कापाती क्रेटर आता है। इसी उल्कापाती क्रेटर, तो इसमें आज से 16 करोड़ वर्ष पहले उल्कापिंड के गिरने से रामगढ़ की पहाड़ियों में उल्कापाती क्रेटर का निर्माण हुआ, जिसको कौन सा क्रेटर कहा जाता है? रामगढ़ क्रेटर। ऐसे क्रेटर ज्यादा नहीं है हमारे भारत में, पूरे 3 ही क्रेटर है। एक रामगढ़ क्रेटर 12 में है, दूसरा एक मध्य प्रदेश शिवपुरी है उसमें, और तीसरा बुल्डाना महाराष्ट्र। लोनार का नाम सुना होगा आपने, लोनार क्रेटर। ऐसे कितने क्रेटर आते हैं? ज्वालामुखी क्रेटर तो फिर भी मिल सकते हैं, लेकिन उल्कापाती क्रेटर कितने माने गए हैं? 3, जिसमें रामगढ़ क्रेटर की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये कौन से क्रेटर की आती है? रामगढ़ क्रेटर है। ये कौन सा क्रेटर हो गया? रामगढ़ क्रेटर के नाम से जाना आता है। ये 12 में है। हाँ, 3.5, ये इतना सा तस्वीर में दिख रहा है, सैटेलाइट से लिया गया, 3.5 किलोमीटर व्यास में है। इसको रामगढ़ क्रेटर के नाम से जाना आता है। 2021-22 में अर्थ इंपैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा के द्वारा यह कह दिया गया कि यह वास्तव में ही क्रेटर से, नहीं तो पहले लोग पत्थर तोड़ तोड़ के लेके आते थे, अब प्रतिबंध लगा दिया गया, यहां पर पत्थरों की तोड़ फोड़ नहीं करनी है। अर्थ इंपैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा के द्वारा इसे दुनिया का कौन सा क्रेटर का दर्जा दिया गया है? 200वां क्रेटर है, यही इसका दर्जा दिया गया है। यह अर्थ इंपैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा। यह ज्वालामुखी क्रेटर है। कौन सा क्रेटर हो गया? यानी ज्वालामुखी क्रेटर आ गया। लावा राख झामक है, यानी इससे ये जो रामगढ़ क्रेटर जब पानी भरा रहता है तो यही उस स्थिति में, यानी इसकी तस्वीर इसी तरीके की दिखाई देती है। ये कौन सा क्रेटर आता है? रामगढ़। बिल्कुल पूरा इस पे रिसर्च हुआ, इस पत्थर को लेके यहां से गए। हाँ, यही उससे पता चला कि ये निकल और लोहे से बना हुआ है। रामगढ़ क्रेटर बिल्कुल यहां पर उस क्रेटर के गिरने से ही यही इस झील का निर्माण हुआ है, जिसको जियो हेरिटेज भू विरासत स्थल है, यानी इसमें शामिल किया गया है। भू विरासत स्थल जहां पर 10th सेंचुरी शिवा टेम्पल, 10वीं सदी का शिवजी का मंदिर भी है, भंडदेवरा।
बंडदेवरा महादेव मंदिर, ये कौन सी सदी का है? 10वीं सदी का। शिवा टेम्पल अपन कह सकते हैं 10वीं सदी का बंडदेवरा महादेव मंदिर, 10th सेंचुरी शिवा टेम्पल। यहीं पर अन्नपूर्णा कृष्णाई माता का मंदिर, अन्नपूर्णा कृष्णाई माता का मंदिर आता है। ये रामगढ़ क्रेटर जिसको विश्व भू विरासत स्थल है, इसमें भी इसको शामिल किया गया। और यहां पर अन्नपूर्णा कृष्णाई माता का मंदिर भी आता है, बंडदेवरा शिवालय भी आता है। उल्का पिंड के गिरने से इस झील का निर्माण हुआ, जिसको क्या कहा जाता है? पुष्कर। यहां रामगढ़ का किला भी आता है। ये सब कौन सी पहाड़ियों में आपको देखने को मिलेंगे? रामगढ़ आप जाओगे तो ही ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन विशेष रूप से आप जाएं तो गाड़ी वगैरह लेके जाएं तो सजग होकर के आप गाड़ियां चलाएं। नहीं, उधर क्या करते हैं, जैसे आप गाड़ी मोटरसाइकिल लेकर के जाते हो, देख लेते हैं कि हाँ मोटरसाइकिल आ रही है, घर के अंदर से क्या है कि रास्ते में भैंस को भगा देते हैं, और वो भैंस क्या होती है उस मोटरसाइकिल से टकरा जाती है, वो धड़ाम से क्या है आपका एक्सीडेंट हो जाता है। भैंस की टांग टूट गई, आपकी टांग टूट गई, आपकी टांग का कोई वजूद नहीं है, लेकिन भैंस की टांग के पैसे देने पड़ेंगे वहीं के वहीं। इस चीज का ध्यान रखना है। गलत है कि सही है? अभी अभी तुम्हारे उधर में 4 चेले गए थे कि सर आपने कहा कि घूमना चाहिए, हम घूमने के जोश में, वो तो थे भी उधर के, कहा हमें कूटा भी और हमसे पैसे भी ले लिए। सही बात है। हाँ, तो इसलिए उधर विशेष रूप से आप ध्यान रखें, अलर्ट होकर के जाए हुए थे। तो ये 16 करोड़ वर्ष पहले यानी क्रेटर झील का निर्माण, इसको भू विरासत स्थल है यानी उसमें शामिल किया। तो आप लिखिएगा रामगढ़ की पहाड़ियों में रामगढ़ की पहाड़ियों में 16 करोड़ वर्ष पूर्व 16 करोड़ वर्ष से पूर्व उल्का पिंड के गिरने से उल्का पिंड के गिरने से रामगढ़ क्रेटर का निर्माण हुआ। रामगढ़ क्रेटर का निर्माण हुआ। इसे पुष्कर सरोवर इसे पुष्करे सरोवर कहते हैं। पुष्कर झील नहीं क्या कहा जाता है? पुष्करे। आगे कौन सा सरोवर कहते हैं? पुष्कर सरोवर कहते। इस झील के निकट बंडदेवरा महादेव मंदिर, बंडदेवरा महादेवी मंदिर ही कौन सी सदी का है? अन्नपूर्णा कृष्णाई माता का मंदिर। ये ऐसे ही है, इनोवेशन हो रहा है अब तो। हाँ, अन्नपूर्णा कृष्णाई माता का मंदिर।
अन्नपूर्णा कृष्णाई माता का मंदिर। कि किसका मंदिर हो गया? अन्नपूर्णा कृष्णाई माता का मंदिर है। और रामगढ़ का किला है। रामगढ़ का किला है। अब इस रामगढ़ क्रेटर को भू विरासत स्थल जियो हेरिटेज में भी शामिल किया गया। तो लिखो रामगढ़ क्रेटर को, ये हमारे राज्य का पहला, देश का तीसरा हो गया। रामगढ़ क्रेटर को भू विरासत स्थल में भू विरासत स्थल में शामिल किया गया। कि भू विरासत स्थल है, यानी इसमें क्या किया गया है? किसको? रामगढ़ क्रेटर। तो ये तो अपन ने क्या है कि जो रामगढ़ क्रेटर है गई, इसके बारे में अपन ने लिखा। तो जियो हेरिटेज, एक आपको ध्यान रखना कि अर्थ इंपैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा के द्वारा भी दुनिया का कौन सा क्रेटर का दर्जा दिया गया है? तो लिखो अर्थ इंपैक्ट डाटाबेस सोसाइटी। तो लिखो अर्थ इंपैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा अर्थ इंपैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा के द्वारा रामगढ़ क्रेटर को रामगढ़ क्रेटर को 200वें क्रेटर का दर्जा दिया गया है। कि कौन से क्रेटर का दर्जा दिया गया है? तो ये रामगढ़ जो क्रेटर का भाग आता है, यही इसके बारे में अपन ने लिखा। ठीक है ना? तो अब ये अर्थ इंपैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा है, यही इसके बारे में अपन ने लिखा। तो ये अच्छी जगह है, जब आप बड़े हो जाएं तब जरूर जाके आना। हाँ, ये पूरा जो भाग यहां पर अपन देख रहे हैं, इनोवेशन सब चीजें यहां पर चल रही है। अन्नपूर्णा कृष्णाई माता का मंदिर भी है, और पुष्कर सरोवर भी आता है, रामगढ़ का किला भी है, और कौन सा हो गया? बंडदेवरा महादेव मंदिर। हाँ, इस तरीके का ये पूरा है। हाँ, द क्रेटर हैज 10th सेंचुरी शिवा टेम्पल कि यानी ये एक एड्रेस किया गया कि इसी के पास में, यानी वी विल कोऑर्डिनेट विथ ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट बोथ इन सेंटर एंड स्टेट।
उन सबको कह दिया कि ये टूरिज्म की दृष्टि से, फॉरेस्ट्री की दृष्टि से, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब रामगढ़ क्रेटर है इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यहां के लोगों को गर्व करने का मौका मिलता है। लेकिन फिर भी आप देखोगे लोग नहीं आए यहां पर। पर्यटकों की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे कम स्वदेशी पर्यटक धौलपुर और बारा में ही आए, जबकि सबसे ज्यादा स्वदेशी पर्यटक सीकर में आए। मैं एक दिन रिपोर्ट पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मेरा माथा चकरा गया। मुझे सीकर में तो ऐसा कोई डेस्टिनेशन देखने लायक है ही नहीं कुछ। लेकिन फिर पता चला कि हारे का सारा, हाँ बस ये खाटू श्याम जी, पहले कोई आते ही नहीं थे, आजकल बम्बा सब जा रहे हैं कि दे दे बाबा दे दे, जो भी है ना। तो इसलिए वहां स्वदेशी पर्यटक, विदेशी नहीं, विदेशी किस लिए जाते हो, स्वदेशी पर्यटक क्या है सबसे। अब यहां ये रह गया पढ़े लिखे लोगों के देखने का जगह रह गई, तो यहां कौन जाए, कोई गए जाए। मेरा जैसा भेज दे तो कहते भैंस मार दिया, मैं तो सर आपने क्यों भेजा गया वही था। दूसरा कहे ये बाटा देखने के लिए भेजा गया, जबकि ये काम की प्रकृति नेचर है, उससे ये बनी हुई क्या है चीज। तो इसको सैटेलाइट इमेज है, इसके द्वारा इसका एक वीडियो भी बनाया गया था। डॉक्टर गोविंद है तेरे पास वीडियो, बना देगा? नहीं वो तो उसमें आपके क्या इतना लगेगा। इसके बाद अगला हम झालावाड़ प्लेट्यू है यही, इसके बारे में, झालावाड़ का जो पठारी भाग है यही, इसके बारे में लिखी। रामगढ़ क्रेटर, जिसे रामगढ़ संरचना, रामगढ़ डोम और रामगढ़ एस्ट्रोबीम इतना ही तय तो यहीं दिखा देगा ये। राजस्थान सरकार ने आधिकारिक तौर पर बारा जिले में स्थित रामगढ़ क्रेटर को पहले भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है, जो आज से लगभग 16 करोड़ वर्ष पहले एक उल्कापिंड के टकराव के कारण बना था। ये देखो खड्डा बन गया। राजस्थान के बारा जिले की मांगरोल तहसील के रामगढ़ गांव, मांगरोल जो तहसील आती है ना, क्षेत्र कोटा पठार का हिस्सा है। पहले तो लोग बाटे तोड़ के ले जाते थे यहां से। रामगढ़ क्रेटर है, तो ये रामगढ़ क्रेटर ऑल एजेंसीज है यही इसके द्वारा। चलो अब इसके बाद रामगढ़ क्रेटर के बाद अगला आपको हम बताते हैं झालावाड़ प्लेट या झालावाड़ का पठार। अब झालावाड़ प्लेट्यू आता है, झालावाड़ का जो पठारी भाग आता है ये मालवा के पठार के उत्तर में, भाई झालावाड़ ही लगा हुआ है, मालवा के पठार के उत्तर में है। और इसका जो विस्तार आप देखेंगे, यानी वो विस्तार कौन से जिले में है, झाला, और कौन सी मिट्टी का जमा हुआ है यहां पर खाली। तो अगला एक आप लिखो झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार ही लिखो। यह मालवा के पठार है, मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। यहां काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। फिर अगला कौन सा है, डगगंगधार की उच्च भूमि। ये झालावाड़ का जो प्लेट्यू आता है यही इसी के आप देख रहे हैं कि ये झालावाड़ का पठार, इसके दक्षिण पश्चिम,
हाँ, झालावाड़ के पठार के कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में कौन सा हो गया? डग गंगधार की इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितने मीटर आती है? 450 मीटर ऊंचा है। कहीं उसी को कौन सी भूमि कह दिया आता है? डग गंगधार की उच्च भूमि। तो अगला आप एक लिखिए, डग गंगधार की उच्च भूमि। देखो यह झालावाड़ के, झालावाड़ में डग जगह का नाम है, तो लिखो यह झालावाड़ के पठार के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 450 मीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई 450 मीटर है। इस क्षेत्र में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। इस क्षेत्र में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। तो ये पांचों भाग किसके हुए बताइएगा? हाड़ौती प्लेट्यू आता है। हाड़ौती का जो पठारी भाग आता है इसमें अपन, ये पूरा अरावली का भाग, ये विंध्यन जो कगार भूमि है, मालवा का पठार यहां पर अपन ने लिखा, दक्कन लावा पठार आता है, यही इसका अपन ने जो भाग है जो पहले हुआ करता, आजकल इसको मध्यवर्ती उच्च भूमि का भाग अपन लिख सकते हैं। वो हमेशा क्वेश्चन पे ही निर्भर करेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना। अब इसमें कुछ भाग ऐसा भी है जो बचा हुआ है, यही उसमें अपन देखते हैं। यहां पर ये चित्तौड़गढ़ का भाग है, और ये भी यहां चित्तौड़गढ़ जो खंडित भाग अपन ने लिखा था, बेंसरोडगढ़। बेंसरोडगढ़ कौन से जिले में? खंडित है ना। और ये फिर यहां भीलवाड़ा आ गया। हाड़ौती के पठार का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? लेकिन इसका विस्तार भीलवाड़ा में भी है। अतः इस क्षेत्र का नाम दिया गया कौन सा? ऊपरमाल। कौन सा पठार नाम दिया गया? ऊपरमाल। और दूसरा ये भी चित्तौड़गढ़ में ही है, इसका नाम क्या दिया गया? मेसा। मेसा का पठार। ये दोनों ही किसके भाग हैं? हाड़ौती के पठार। लावा से ही इनका निर्माण हुआ। अब ऊपरमाल का पठार है, ये भीलवाड़ा में बिजोलिया से लेकर, बिजोलिया कहां पर आता है? बोलो। बिजोलिया किसान आंदोलन भी हुआ था। भीलवाड़ा में बिजोलिया से लेकर चित्तौड़गढ़ में कौन सी जगह आती है? बेंसरोड। चित्तौड़गढ़ में कौन सी जगह होगी? बेंसरोड। कि भीलवाड़ा में बिजोलिया से लेकर चित्तौड़गढ़ में बेंसरोडगढ़ तक ऊपर उठा हुआ जो पथरीला भूभाग है, उस ऊपर उठे हुए पथरीले भूभाग को ही क्या कह दिया जाता है? ऊपरमाल का पठार। दूसरा आपको यह भी ध्यान रखना है कि ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा में बिजोलिया से लेकर के चित्तौड़, एक है मेसा का पठार जहां चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी, सारे ही पठार या पर्वतों पे ही दुर्ग बने हुए हैं। और यह मेसा का पठार कहां पर आता है? चित्तौड़। हाँ, जिसके ऊपर चित्तौड़गढ़ का क्या बना हुआ है? किला।
ठीक है। ये बाकी कांकरवाड़ी कास का पठार यहां नहीं लिखना, जो अलवर में आता है वो अपन बहुत बाद में जब सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य लिखेंगे तब लिखेंगे। हर जगह हर चीज को नहीं घुसाया जाता है, जो जहां की होती है उसको वहीं रखा जाता है ना। तो अगला आपको लिखना है ऊपर माल का पठार। हाड़ोती के पठार का ही भाग है, आप तो ऐसे लिख लो ऊपर माल का। कोई ये भाग नहीं है आप सोचे कि कोई 65 भाग है, ऐसे ही आपको लिखना है ऊपर माल का पठार। इसमें लिखो भीलवाड़ा में बिजोलिया से भीलवाड़ा में बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ में बेंसरोडगढ़ तक ही, चित्तौड़गढ़ में बेंसरोडगढ़ तक ही ऊपर उठा हुआ पथरीला भूभाग ही, ऊपर उठा हुआ पथरीला भूभाग ही ऊपर माल का पठार कहलाता है। ऊपर माल का पठार कहलाता है। एक आप लिखो मेसा का पठार। मेसा का पठार, मेसा का पठार कहां पर है? चित्तौड़गढ़। तो इस पर चित्तौड़गढ़ तो लिखो यह चित्तौड़गढ़ में है। यह चित्तौड़गढ़ में है। इस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी है। इस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी है। तो अब बताओ कि राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हुई? कितने हो गए? 4। कि 4 जो भौतिक प्रदेश हैं गए, इनके बारे में अब पढ़ने लिखा। इन चारों का आपको ध्यान रखना। जैसे आपको एक क्वेश्चन लिख दिया जाए, निम्न उच्च भूमियों का उत्तर, ये पूर्व से पश्चिम की ओर, हाँ कि पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम व्यवस्थित कीजिए। जिसमें हमने नंबर 1 लिखा बोरहाट उच्च भूमि या बोरहाट पठार लिख दिया। दूसरा ऊपर माल का पठार लिख दिया। तीसरा हमने लिखा उड़िया का पठार, उड़िया पठार लिख दिया। और चौथा हमने लिखा है शाहाबाद की उच्च भूमि। और इनका आपको पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम व्यवस्थित करना है। तो पहले तो ये बताइए बोरहाट का पठार कहां पर आता है? कहां पर है?
उदयपुर और राजसमंद। ऊपरमाल का पठार ये कहां पर है? भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़। उड़िया का पठार कहां पर है? सिरोही में है। शाहबाद की उच्च भूमि, तो पहले यह ध्यान होगा तो ही आप कर पाएंगे। अब आपको लिखा है कि कौन सी दिशा से, पूर्व से पश्चिम, तो बताइए सबसे पहले कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? शाहबाद आएगा। फिर कौन सा आएगा? ऊपरमाल। ऊपरमाल के बाद कौन सा हो जाएगा? बोराट। और बोराट के बाद उड़िया का पठार। ये ऐसे से, तो ऐसे भी आपको कर्म है यानी वो बना सकते हैं कि किस तरीके से इनको विभाजित किया। लिख लिया? तो ये अपना जो फिजिकल डिवीजन है यानी भूआकृतिक जियोमोर्फोलॉजी है, भूआकृतिक भूगोल। अगला अपना जल संसाधन, जिसमें हमें नदियां, झील, बांध, है ना, ये सारी चीजें अपने को पढ़नी होगी। यानी जिसको हम जल संसाधन है यानी इसके रूप में उसको लेके आएंगे। वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। वाटर रिसोर्सेज है गई। इसके बाद जैसे ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के आप देखें तो कि कितना जो भाग आता है यही भाग स्थल है, बाकी तो पूरा का पूरा भाग ही किस प्रकार का है? जल। 70.8% भाग पर जल है। और 29.2% जो भाग आता है इस पर क्या आता है? स्थल। तो किसकी अधिकता हुई, जल की या स्थल की? जल कितने परसेंट पर? लगभग 71%। और स्थल कितने परसेंट पे हो गया? 29% भाग है, यानी इस पर क्या हो गया? स्थल। अब इस जल में भी हम देखेंगे कि विश्व, केवल इसको जल का ही अध्ययन करेंगे तो विश्व की कुल जल राशि, मतलब इसको 100% मान लेते हैं, कुल जल राशि का 97.3% जल है वो महासागरीय है। और महासागरीय जल किस प्रकार का होता है? लवणीय। क्या जो मानव के लिए उपयोगी होगा? मानव के लिए उपयोगी नहीं होगा। अब बचा कितना? बोलो। 2.7। शेष 2.7% जल मानव के लिए उपयोगी है, जो हमें कहां से प्राप्त होगा? हिम ग्लेशियर। हिम ग्लेशियरों से, झीलों से। झील अपन कह सकते हैं, भूगर्भ कह सकते हैं। हाँ, कि झील, तालाब भूगर्भ हैं, यानी इनसे हमें भूगर्भ से प्राप्त होता है, नदियों से हमें प्राप्त होता है, नहरों से प्राप्त होता है, तालाबों से हमें प्राप्त होता है। वो कितना % है? 2.7। तो हमें, हमारे राजस्थान में कोई ग्लेशियर तो है नहीं,
झील, भूगर्भ, नदियां ये है या इनसे, यही इसीलिए प्रतिवर्ष जल, शुद्ध जल की कमी है। वैसे धरती पर कोई कमी नहीं है जल की। प्रतिवर्ष 22 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व जल दिवस। आज पृथ्वी दिवस है और हम प्रतिवर्ष 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व जल है तो कल है। शुद्ध जल की अपने यहां पर क्या पाई जाती है? कमी। हाँ, बहुत ज्यादा कमी है, शुद्ध जल है इसकी। तो पहले एक लाइन लिखिएगा, विश्व की कुल जलराशि विश्व की कुल जलराशि का 97.3% जल जल महासागरीय है। जो लवणीय होने के कारण मानव के लिए उपयोगी नहीं है। शेष 2.7% जल, से 2.7% जल मानव के लिए उपयोगी है। जो हिमग्लेशियरों, बर्फीले पर्वत होते हैं ना, उसके बारे हिमग्लेशियर। अब की बार विश्व जल दिवस की थीम भी यही थी, ग्लेशियर से संबंधित थीम 2025। क्या विषय था? ग्लेशियरों का संरक्षण। बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हाँ, इसलिए धरती का तापमान बढ़ रहा है ना। ये इसकी थीम 2025 विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? ग्लेशियर्स। हाँ, तो शेष 2.7% जल मानव के लिए उपयोगी है। जो हिमग्लेशियर, भूगर्भ झीलों, तालाबों, नदियों, नहरों आदि से प्राप्त होता है। हाँ, अब देखो, सबसे ज्यादा हम जो पी रहे हैं वो जल किससे प्राप्त होता है? किससे? हिमग्लेशियर। किससे प्राप्त होता है? हमारे पास कोई ग्लेशियर है नहीं, इनका है वो ही पिघल रहे हैं। बड़े बड़े आइस, हाँ, आइस बर्ग बोलते हैं इनको। बड़े बड़े आइस बर्ग हैं, अंटार्कटिका से टूट टूट करके, ग्रीनलैंड से, आर्कटिक से टूट टूट करके महासागरों में आ रहे हैं। आइस बर्ग है, यानी उसकी पानी ताजा होता है, उसमें खारा पानी कभी जमेगा नहीं। जैसे आप एक काम करना, आपके घर में फ्रीज सभी के पास है, ये पानी लेना और उसमें नमक डाल देना, खारा कर देना उस पानी को, फिर फ्रीज में रख देना, वो जमेगा ही नहीं। फ्रीजर में रख देना, नहीं जमेगा। ये आपने
लिख, ये बना लिया था तुमने, ये विश्व जल दिवस लिख लिया। हाँ, प्रतिवर्ष अभी जो 8 जून आता है उसको विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 5 जून नहीं, कितने जून को? 8 जून। 8 जून है, इसको क्या मनाते हैं? विश्व महासागर दिवस। तो ये थीम जरूर लिख लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर संरक्षण, हाँ, ग्लेशियरों का क्या करना, यानी संरक्षण करना है, ये इसकी क्या रखी गई है, ये थीम है, ये रखी। अब हमें तो क्या है कि प्रवाही जल, नदियों के बारे में पहले पढ़ना होगा कि नदियां हैं, यही इन्हीं के बारे में हमें सबसे पहले तैयार करना होगा। लिख लिया? तो 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 में। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है भाई? और महासागर दिवस, फिर ये जलित है, दोनों अलग अलग क्यों? ये कौन सा है? ये जल इसी से प्राप्त होता है, लेकिन ये दूषित हो गए तो वो अपने आप ही दूषित हो जाए, फिर क्या होगा? अम्लीय बरसात तो होती है। ऐसे ही क्या है, ये समुद्री जीव वगैरह है, मर जाए। तो बाकी अपन बाद में कर पाए।